मल्टीवर्स सागा में नेक्स्ट ईयर एंट्री हो रही है द फैंटास्टिक फोर की एंड ये 5 मेंबर्स वाली टीम एमसीयू की डूबती नैया को सहारा तो जरूर देगी, बट मूवी के फर्स्ट लुक पोस्टर में ही इस टीम को 1960s में एग्जिस्ट करवाने से ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं मल्टीपल लूप होल्स। जैसे कि अगर ये टीम 1960s से एग्जिस्ट करती आई है तो अभी तक कहाँ थी? 1940s से लेके अब तक हम एमसीयू की टोटल हिस्ट्री जानते हैं, तो हर बड़े वॉर एंड फाइट्स में ये मार्वल की फर्स्ट फैमिली हमें दिखाई क्यों नहीं दी? एंड क्या फाइनली द फैंटास्टिक फोर एमसीयू की फर्स्ट मूवी हो सकती है जो कंप्लीटली सेट हो एक अल्टरनेट यूनिवर्स में? हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल एंड इस वीडियो में मैं बताऊंगा द फैंटास्टिक फोर के पोस्टर ब्रेकडाउन के बाद क्लियर होता मूवी का प्लॉट। पिछले वीडियो में मैंने पोस्टर के हिडन डिटेल्स एंड ईस्टर एग्स बताए थे, तो यहाँ पे वो फिर से रिपीट नहीं होंगे, बट ये वीडियो देखने से पहले उस वीडियो को कार्ड से चेकआउट जरूर कर लेना ताकि आपको इस वीडियो का कंटेक्स्ट क्लियर हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, स्पॉयलर्स वार्निंग के साथ लेट्स बिगिन द वीडियो। हम इस पोस्टर से मूवी के प्लॉट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जिसपे मेरी 2 थ्योरीज हैं, बट उससे पहले ये देख लेते हैं कि हमें इस प्लॉट से रिलेटेड क्या क्या चीजें ऑलरेडी कंफर्म्ड पता है। फर्स्टली, केविन फाइगी ने मूवी के अनाउंसमेंट के बाद ये कंफर्म किया था कि ये स्टोरी लाइन इस टीम के ओरिजिन को नहीं दिखाएगी। मतलब ऑफ कोर्स ऑलरेडी 2 मूवीज में हम ये पास्ट में देख चुके हैं कि इनको इनकी पावर्स कैसे मिली है, तो काफी ऑब्वियस है कि वो फिर से दिखाने का कोई मतलब नहीं है। इनफैक्ट इस मूवी की शुरुआत कॉमिक्स में इस टीम की एंट्री की तरह ही हो सकती है, जहाँ एक छोटे मोटे विलन के साथ अटैक को रोकने के लिए ये टीम आएगी एंड इसी फाइट सीन के बीच में इन सबकी पावर्स के डेमो और शॉर्ट फ्लैशबैक्स में वो कैसे मिली ये दिखाया जा सकता है, यानी कि 2 मिनट में ओरिजिन क्लियर। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। यहाँ ओनली एक ट्विस्ट हो सकता है कि ये ओरिजिन स्पेस की जगह मून मिशन के साथ रिलेटेड हो, जो पोस्टर में बेन ग्रिम की नील आर्मस्ट्रॉन्ग से सिमिलर पोज वाली फोटो से हमें क्लियर हो गया था। यानी कि हो सकता है इस मूवी में इनका ओरिजिन अपोलो मून लैंडिंग के साथ लिंक किया जाए। सेकंड थिंग, पोस्टर से ये क्लियर है कि ये टीम ऑलरेडी पॉपुलर है, जो उनकी कॉस्ट्यूम, उस पे बने लोगो एंड कप के लोगो से कंफर्म होता है। प्लस ये चारों ऑलरेडी साथ में रहते हैं एज अ टीम, जहाँ ये 5th मेंबर हर्बी भी इसी टीम का पार्ट है। थर्डली, मूवी के विलन्स के रूप में हमें गैलेक्टस एंड सिल्वर सर्फर प्राइमरी रूप से दिखेंगे, जो चीज रीसेंट रूमर्स में गैलेक्टस की कास्टिंग को लेके एंड फिर सिल्वर सर्फर के लाइव एक्शन प्रोजेक्ट की प्लानिंग की वजह से हमें ऑलरेडी पता चल चुकी है। लेकिन साथ ही में इस पोस्टर में दिखने वाला 5th मेंबर हर्बी का कनेक्शन कॉमिक्स में गैलेक्टस के साथ रह चुका है। रीड रिचर्ड्स ने हर्बी को क्रिएट किया था एक ज़ेंडारियन साइंटिस्ट मास्टर जार की मदद से ज़ेंडारियन टेक्नोलॉजी को यूज करके, एंड एक ऐसी फाइट में गैलेक्टस को अर्थ से दूर भेजने में हर्बी फैंटास्टिक फोर टीम की हेल्प करते भी दिखा था, जो अगेन इस चीज का कंफर्मेशन देता है कि इस मूवी का मेन विलन गैलेक्टस ही हो सकता है। एंड कैंग का एमसीयू से पत्ता कटने की वजह से मल्टीपल सोर्सेज से हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि डॉक्टर डूम की एंट्री जल्द ही एमसीयू में होगी, एंड कॉमिक्स में इसी टीम से रिलेशन की वजह से एक्सपेक्टेड है कि वो एंट्री इसी मूवी के एंडिंग से हो सकती है, यानी कि डॉक्टर डूम यहीं से इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है ताकि उसका मेजर रोल फ्यूचर की मूवीज में एंड देन इस मल्टीवर्स सागा के कंक्लूजन के रूप में सीक्रेट वॉर्स में हमें देखने मिले, जो अगेन कॉमिक्स से मैच भी करता है क्योंकि सीक्रेट वॉर्स इवेंट के पीछे मेन रोल बियॉन्डर के अलावा डॉक्टर डूम का ही रहा है। तो इन तीनों चीजों के कंफर्मेशन के बाद क्वेश्चन ये आता है कि एक ऐसी टीम जो इतनी पॉपुलर है एंड ऑलरेडी 1963 से 1969 के बीच एग्जिस्ट करती आई है, उसके बारे में एमसीयू के बाकी कैरेक्टर्स को कैसे नहीं पता और इस टीम का जिक्र अभी तक क्यों नहीं हुआ? अब इसका फैक्चुअल रीजन यानी कि रियल वर्ल्ड में रीजन है इन कैरेक्टर्स के राइट्स, जो मार्वल के पास नहीं थे। 1993 में मार्वल ने फैंटास्टिक फोर, द एक्स-मैन एंड इनसे रिलेटेड कैरेक्टर्स के राइट्स 20th सेंचुरी फॉक्स स्टूडियो को सेल कर दिए थे, जो फाइनली 26 सालों बाद 2019 में इस पूरी कंपनी को ही डिज्नी ने $71 बिलियन में एक्वायर करके वापस हासिल किए। How did you get the house back from the bank? I bought the bank. तो यही रीजन था कि 2008 से 2019 तक इन कैरेक्टर्स को किसी ने भी मेंशन नहीं किया। बट बैक टू मूवीज एंड टाइमलाइंस की एमसीयू मूवी में ये कैसे जस्टिफाई करेगा कि ये टीम मिसिंग क्यों थी? तो अब आते हैं थ्योरीज पे। थ्योरी नंबर 1, इस पे फर्स्ट थ्योरी है कि ये टीम स्पेस में कहीं मिशन के दौरान ट्रैप हो गई। स्पेस मिशंस फैंटास्टिक फोर कॉमिक्स की यूएसपी है एंड ये टीम मल्टीपल मिशंस के लिए यूनिवर्सल ट्रैवल करते हुए दिखी है। ऑल्सो पोस्टर में सिल्वर बूट्स ये चीज कंफर्म करते हैं कि ये लोग स्पेस ट्रैवल करते जरूर दिखेंगे, मतलब कि जैसे कैप्टन अमेरिका 70 सालों तक क्रायो स्लीप में था एंड सारे एक्शन से गायब रहा था जब तक कि अवेंजर्स के असेंबल होने की जरूरत नहीं पड़ी, या फिर जेनेट वैन डाइन 30 सालों तक एंड स्कॉट लैंग 5 सालों तक क्वांटम रेल्म में गायब रहा। हालांकि जेनेट के लिए टाइम अर्थ के सिमिलर चल रहा था, वहीं स्कॉट के लिए 5 साल 5 मिनट्स के सिमिलर थे, बट
बट वैसे ही ये टीम भी ऐसे ही कहीं गायब रही है ऐसा दिखाया जा सकता है। अब क्रायो स्लीप या फिर क्वांटम रेल्म का कंसेप्ट फिर एमसीयू में रिपीट ना करके यहाँ मेंशन हो सकता है कॉमिक्स के एक और जोन, नेगेटिव जोन का। कॉमिक्स में नेगेटिव जोन एक एंटी मैटर की बनी पैरेलल डायमेंशन है जो रेप्लिकेट करती है अर्थ को, बट जहाँ हमारे यूनिवर्स में मैटर पॉजिटिवली चार्ज्ड है, नेगेटिव जोन का हर मैटर नेगेटिवली चार्ज्ड है, जिससे क्रिएट होते हैं अजीबोगरीब एटमॉस्फेयर्स और क्रिएचर्स। एंड कॉमिक्स में डॉक्टर रीड रिचर्ड्स ने ही सबसे पहले इसे डिस्कवर किया था एंड इस तक जाने का फर्स्ट इंटर यूनिवर्सल पोर्टल भी रीड नहीं बनाया था। प्लस नेगेटिव जोन में कुछ मेजर विलन्स जैसे कि एनाइलस, ब्लास्टर एंड हाइव भी एग्जिस्ट करते हैं जो मूवी के प्लॉट पॉइंट को आगे बढ़ाने के लिए भी यूज हो सकते हैं। एंड जो सिल्वर बूट्स वाली कॉस्ट्यूम डिटेल मैंने मेंशन की वो कॉमिक्स में अपग्रेड हुए थे इस टीम के नेगेटिव जोन से बाहर आने के बाद। बट अगर कॉमिक्स से आपको नेगेटिव जोन की फिजिक्स का आइडिया है तो इस जोन में टाइम अर्थ के मुकाबले ज्यादा स्पीड से गुजरता है, विच मीन्स कि जब वो वापस करंट टाइम में अर्थ पे आएंगे तो बुढ़े हो चुके होंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी दिखाया जाता एंड मान लेते हैं कि एमसीयू में नेगेटिव जोन में भी टाइम स्कॉट लैंग की सिचुएशन की तरह स्लो चलता है, तब भी एक बड़ा इश्यू आता है। कैप्टन अमेरिका, जेनेट वैन डाइन एंड स्कॉट लैंग तीनों के गायब होने के बावजूद उनका एमसीयू में एग्जिस्टेंस बाकी के कई कैरेक्टर्स को पता था, बट फैंटास्टिक फोर के बारे में अभी तक किसी ने कुछ नहीं बोला, ना ही उनका जिक्र किया, जो इस थ्योरी को जस्टिफाई नहीं कर पाता। थ्योरी नंबर 2, एंड यही आती है मेरी सेकंड थ्योरी जो देती है कहानी में एक ट्विस्ट। अब जो चीजें मूवी के प्लॉट को लेके मैंने पहले बताई वो सभी सेम रहेंगी, यानी कि मूवी की शुरुआत, टीम का छोटे विलन से सामना, शॉर्ट में उनकी पावर्स एंड ओरिजिन स्टोरी दिखाना, फैंटास्टिक फोर का साथ में रह के फेमस होना, मूवी के मेन विलन्स के रूप में सिल्वर सर्फर एंड गैलेक्टस का दिखना एंड मूवी के एंड में डॉक्टर डूम के प्रेजेंस को इंडिकेट करना। बट यहाँ मूवी की एंडिंग यानी कि क्लाइमैक्स में लाया जा सकता है एक ट्विस्ट एंड दिखाया जा सकता है कि ये पूरी मूवी की कहानी एक्चुअल में हमारी एमसीयू की अर्थ 616 की 1960s की कहानी नहीं बल्कि मल्टीवर्स में एग्जिस्ट कर रही एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स की अर्थ की थी। एंड मूवी के एंड में आइदर इनकी अर्थ डिस्ट्रॉय होने से, जिसके पीछे का रीजन गैलेक्टर्स या फिर इनकर्जन्स हो सकते हैं, या फिर अगर अर्थ डिस्ट्रॉय नहीं भी होती तब भी डॉक्टर डूम जैसी थ्रेट के राइज होने के बाद मल्टीवर्स के डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए या तो फैंटास्टिक फोर की टीम TVA की मदद से, जिनका इंटरफेरेंस हम डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी में भी देखेंगे, या फिर खुद मल्टीवर्सल ट्रैवल करके आएंगे अर्थ 616 पे, मोस्ट प्रोबब्ली इस यूनिवर्स के अवेंजर्स के साथ टीम अप करने, ताकि वो साथ में मिलकर एक बड़ी थ्रेट को रोक सके जो डिस्ट्रॉय कर सकता है इस पूरे मल्टीवर्स को। अब इस मूवी के प्लॉट को किसी और यूनिवर्स में सेट करने से ये जस्टिफाई हो सकता है कि 1960s में ही ये सुपर पॉपुलर सुपर हीरो टीम एग्जिस्ट करती है एंड जब वो अर्थ 616 का पार्ट ही नहीं है तो यहाँ के कैरेक्टर्स को वो पता ही कैसे होंगे। प्लस ये भी जस्टिफाई होता है कि अब ये टीम 616 की अर्थ पे आखिर क्यों आ रहे हैं। एंड देन जैसे हम जानते हैं अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद मार्वल का एक सॉफ्ट रिबूट किया जाएगा, तो उस रिबूट में फैंटास्टिक फोर की टीम को अर्थ 616 पे ही रख दिया जाएगा, जिनकी कहानी एमसीयू के फ्यूचर में कंटिन्यू होगी। द फैंटास्टिक फोर मूवी के रिलीज के लिए ऑलमोस्ट 1.5 साल का वेट है, बिकॉज मूवी रिलीज होगी 25 जुलाई 2025 को। तब तक मेरी इस थ्योरी को लेके आपके क्या थॉट्स हैं एंड आपकी क्या थ्योरीज है कमेंट्स में लिख के मुझे जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो के लिए एंड स्क्रीन से रेकमेंडेड वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना और वीडियो एंड तक देख रहे हो तो लाइक भी कर देना क्योंकि वो एकदम फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।